तो सबसे पहले बात हम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिग डील की और आपको बताएंगे इस बिग डील में क्या क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले ट्रेंड्स में आज कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर हम फोकस करने वाले हैं, जल्दी से सबसे पहले आपको वो बताएंगे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या वो खबरें हैं जो बज़ क्रिएट कर रही हैं। सबसे पहले आपको वो खबरें बताते हैं और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिग डील की करेंगे, अर्जेंटीना में जय हिंद की करेंगे। इस खबर को आपको विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही आपको वेल पास पार्टी तो बनती है ये भी आपको बताएंगे। तो ये 6 खबरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट कर रही है। महाराष्ट्र की भी बात होगी जहां पर भाई भाई वाली पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है और सियासत इस वक्त पूरी तरह से हाई है। साथ ही हम बात करेंगे सुशासन बाबू के बारे में, अपराधी किस तरह से यहां पर बेकाबू है उसकी भी बात होगी। और बात हम ये भी करेंगे कि बैटल ऑफ गलवान क्यों इतनी खास है सलमान खान की। हम इस बारे में आपको पूरी की पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे और साथ ही मौसम से इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, बिग फाइट की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम वो खबर देखते हैं जो इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रही है। क्या वो खबर है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सोशल मीडिया पर ट्रेंड खबरों की हम बात करें तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे और देख लेते हैं एक्स पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तो एक्स की अगर हम बात करें तो अभी जो खबर इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है उसकी हम बात करेंगे। और देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस वक्त वो अर्जेंटीना में है और ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग है, वो भी हम आपको इस वक्त बताएंगे। दरअसल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के इनविटेशन पर ब्यूनस आयर्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि 57 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। अर्जेंटीना पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्यूनस आयर्स पहुंचा हूं जिसमें अर्जेंटीना के साथ रिलेशंस को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। मैं राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिलने और उनके साथ बातचीत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। सबसे पहले समझने की बात यह है कि इंपॉर्टेंट क्यों है यात्रा, आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर इसका जियोपॉलिटिकल एंगल देखें तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट देश है जो अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है और अंटार्कटिका के बेहद ही करीब है। भारत के लिए ये दौरा दक्षिण अमेरिका में अपने इंपैक्ट का विस्तार करने की रणनीति का हिस्सा है, खासकर ऐसे वक्त पर जब चीन पहले से ही इस महाद्वीप में आर्थिक और रणनीतिक रूप से एक्टिव है। भारत और अर्जेंटीना ने हाल के सालों में वैश्विक मंचों जैसे G20, ब्रिक्स और UN में एक दूसरे का सपोर्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस साझेदारी को और ज्यादा गहरा करने की तरफ इशारा करता है, खासकर वैश्विक साउथ के बढ़ते महत्व को देखते हुए। अब नेचुरल रिसोर्सेज एंगल की भी बात करते हैं। अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है जिसमें चिली और बोलीविया शामिल है। यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडारों में से एक है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी उत्पादन के लिए जरूरी है। भारत जो कि ईवी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, भारत के लिए अर्जेंटीना एक रणनीतिक सहयोगी बन सकता है। और इस दौरे के दौरान लिथियम, कॉपर और अन्य दुर्लभ खनिजों पर संभावित समझौते भारत की खनिज सुरक्षा नीति को मजबूती दे सकते हैं और इससे न केवल आयात पर निर्भरता घटेगी बल्कि भारत के बैटरी निर्माण उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी यहां पर मिलने वाली है। और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों को देखते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि इस वक्त एक्स पर ही क्या ट्रेंड कर रहे हैं। तो एक्स पर जो इस वक्त ट्रेंडिंग खबर है वो है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई और उसी की ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आवाज मराठीच्या ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है क्योंकि 4 जुलाई की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ आ गया और ये तस्वीर उसी से जुड़ी हुई हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए 2000 अगर हम बात करें इससे पहले पिछले साल की भी, यहां पर आप जरा देखिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई ये तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यहां पर आपको दोनों भाई एक साथ नजर आएंगे और ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ जरूर क्रिएट करती है क्योंकि ये बात उस सियासी भाईचारे की है, ये तस्वीर उस सियासी भाईचारे की है जिसने 23 साल पहले अपनी राहों को अलग कर लिया था। महाराष्ट्र की सियासत करवट लेने वाली है क्या?
क्योंकि ये तस्वीर तो उसी तरफ इशारा कर रही है। क्या महाराष्ट्र में फिर ठाकरे ब्रदर्स का दबदबा दिखाई देगा? ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और सवाल इसीलिए क्योंकि एक बार फिर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर दिख रहे हैं, यानी ठाकरे ब्रदर्स अगेन टुगेदर। मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों भाई एक बार फिर से मंच पर एक साथ नजर आए। तो जब दोनों के मिलने की तस्वीर सामने आई तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ चुका है और ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्स पर। ये इस वक्त ट्रेंडिंग है, जो इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, कुछ हैशटैग्स जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। अब जाहिर तौर पर इस मिलन के पीछे दोनों ठाकरे ब्रदर्स की अपनी अपनी अलग मजबूरी है। वजह क्या है? वजह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, उसमें जहां उद्धव ठाकरे अपने लिए एक मजबूत सहयोगी की तलाश में नजर आए थे, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे का दरकता जनाधार भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन दोनों भाइयों ने सही टाइमिंग में एक साथ आने की राह को ढूंढा, क्योंकि इस बार दोनों का कॉमन एजेंडा है और वो है मराठी अस्मिता का। अब जाहिर तौर पर ये जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे थे, सियासत इसके बाद और ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि मिल बैठे हैं दो भाई। दरअसल राज और उद्धव ठाकरे के इस पुनर्मिलन को मुमकिन बनाया है नई शिक्षा नीति ने, जिसमें प्रस्तावित 3 लैंग्वेज पॉलिसी यानी कि त्रिभाषा नीति। दोनों नेताओं ने इस मराठी अस्मिता से जोड़ा और यह कहकर इस नीति का विरोध किया था, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर दोनों की बहुत कुछ इशारा करती है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये तस्वीर आज की बहुत खास है और जिस नीति का मैं अभी जिक्र कर रही थी, जिसका विरोध किया था दोनों ने, उसकी मैं बात करूं तो देखिए, केंद्र सरकार इसी नीति के बाहर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपना चाहती है, जिसका ये विरोध करना चाहते थे। एमएनएस और शिवसेना यूपीटी ये मानती है कि ये उनके ही संयुक्त विरोध का नतीजा है, जिसकी वजह से महायुति सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और त्रिभाषा नीति को स्थगित भी करना पड़ा। मराठी एकता की इस जीत का जश्न मनाने के लिए ये दोनों भाई अब एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा दोनों पार्टीज ने पहले पूरी रणनीति भी बनाई। जाहिर तौर पर अब ठाकरे भाइयों का यहां से ग्रैंड शो शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी। वाली डोम के बाहर एलईडी स्क्रीन को लगाकर अतिरिक्त भीड़ को जोड़ने की योजना यहां पर बनाई गई थी। दोनों पार्टियों के नेता लगातार यहां पर जुटे और वहीं बीजेपी दोनों भाइयों के साथ आने पर फिक्रमंद अब जरूर हो गई है, क्योंकि दोनों भाइयों पर बीजेपी ने हमला भी बोला, जिसके लिए इससे पहले की अगर हम बात करें, साल 2006 की उस घटना का सहारा बीजेपी ले रही है, जब दोनों भाइयों ने अपनी सियासी राह को अलग अलग कर लिया था। और अभी राज ठाकरे इस वक्त क्या कह रहे हैं, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, खरं तर दोघांची भाषणं संपली ना की एकत्र आरोळ्या ठोका। खरं तर आज मोर्चा निघायला पाहिजे होता, तो ये जो तस्वीर इस वक्त अभी आप देख रहे हैं, ये उसी मंच की तस्वीर है जहां से आज पूरे महाराष्ट्र को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। साल 2002 में मुंबई में एक शिवसेना के युवा अधिवेशन के दौरान बाल ठाकरे ने मंच से उद्धव और राज दोनों भाइयों को साथ में पेश किया था। मंच पर मौजूद बाल ठाकरे ने दोनों को पार्टी का भविष्य बताते हुए कहा था कि ये दोनों शिवसेना के 2 मजबूत स्तंभ हैं। उस समय राज ठाकरे में लोग जहां बाल ठाकरे की छवि को देखते थे, तो उद्धव ठाकरे अपेक्षाकृत शांत और संगठन के कार्य में ज्यादा लगे रहने वाले शख्स के तौर पर पहचाने जाते थे। उस कार्यक्रम के बाद से ही पार्टी के अंदर नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज होने लग गई थी और धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि बाल ठाकरे
अब नेतृत्व की बागडोर अपने बेटे उद्धव को सौंपना चाहते हैं। इससे नाराज होकर राज ठाकरे ने कुछ सालों बाद 2006 में शिवसेना छोड़ दी और अपनी अलग पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी एमएनएस की स्थापना कर ली थी। यानी कुल मिलाकर एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट दोनों ही पार्टियों के लिए राज और उद्धव का एक साथ आना जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत है। दोनों ही पार्टियों को इस बात की उम्मीद है कि अब महाराष्ट्र में फिर ठाकरे भाइयों की राजनीति की गूंज सुनाई देगी। तो दूसरी तरफ अपनी एकता के जरिए दोनों भाई चुनाव में भी बड़ा फेरबदल करने की प्लानिंग करेंगे। माना यह जा रहा है कि मनसे और उद्धव सेना आगामी बीएमसी इलेक्शन के लिए एक साथ जरूर आ सकती है, जो और सियासी दलों के लिए मुश्किल वाली खबर हो सकती है। जाहिर तौर पर यह सियासत अब जरूर हाई हो जाएगी इस तस्वीर के बाद। और आइए एक बार फिर से देखते हैं, कुछ और खबरों की बात करते हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं एक्स पर क्या ट्रेंड कर रहा है। तो एक्स पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है सुशासन बाबू की, जहां अपराध इस वक्त बेकाबू है। 4 जुलाई की देर रात पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में अपराधियों ने अपार्टमेंट गेट के पास गोपाल खेमका को सिर में गोली मार दी जब वो पटना क्लब से अपनी कार से लौट रहे थे। घटना के बाद घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने पुलिस की लापरवाही को लेकर काफी हंगामा यहां पर किया। लगभग 6 से 7 साल पहले 2018 में गोपाल की ही तरह उनके बेटे गुंजन खेमका की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जो हाजीपुर औद्योगिक इलाके में हुई थी। गुंजन की हत्या जमीन विवाद, रंगदारी और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता से जुड़ी हुई मानी गई थी। यह कनेक्शन जाहिर करता है कि खेमका परिवार एक लंबी दुश्मनी या खतरे का सामना कर रहा था, फिर भी सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं थे। और यह खबर इस वक्त आप एक्स पर देखेंगे तो ट्रेंड कर रही है। ये गोपाल खेमका आपको यहां पर नजर आएंगे। 5000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। देखिए, ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है, व्यापार, सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी चूक है। गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, कार्टन फैक्ट्री समेत कई कारोबारों से जुड़े हुए थे। पटना में उनका प्रतिष्ठित पद था। यह एक हाई प्रोफाइल परिवार है, फिर भी पटना के पौष इलाके में उन्हें सुरक्षा कवच नहीं था। पुलिस घटनास्थल पर लगभग 1.5 घंटे के बाद पहुंची, जबकि वहां गांधी मैदान थाना सिर्फ और सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर है। पुलिस की चुप्पी और प्रतिक्रिया की धीमी कार्रवाई ने न केवल एक परिवार का विश्वास खो दिया है, बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब इस घटना के राजनीतिक असर की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर इस वारदात ने बिहार की राजनीति में संवेदनशील मुद्दा जरूर बना दिया है। खास तौर पर चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव, आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना को जंगल राज की वापसी करार दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और शासन की क्षमता पर सवाल उठा दिए। पप्पू यादव ने परिवार को न्याय दिलाने में राज्य की विफलता पर निशाना साधते हुए ये कहा कि आखिर ये परिवार कब तक बलि देता रहेगा, और ये सवाल लाजमी भी है। अब अगर इस मामले में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस की बात करें, पुलिस की भूमिका की बात करें, तो उस पर सवाल इस वक्त जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। घटनास्थल से जो खोखे मिले हैं, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और जो संदिग्धों के बयान अभी सामने आए हैं, उनको आधार बनाया जा रहा है जांच में। शुरुआत में कई संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए और पुलिस लगातार ये पता लगाने में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर जांच को तेजी के साथ अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इस घटना ने पटना और पूरे बिहार में व्यापारिक समुदाय और साथ साथ आम जनता में असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया है। कारोबारियों ने अपनी सुरक्षा और साथ साथ निवेश की संभावनाओं पर चिंता जाहिर की है। ये वारदात राज्य में अपराधियों के मनोबल की चिंता को हवा देती है। अब बस देखने की बात क्या है? देखने की बात यह है कि अब आगे क्या होगा।
क्या सरकार इन परिस्थितियों में तेजी से कार्रवाई करेगी? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। गोपाल खेमका की हत्या एक जघन्य और सुनियोजित अपराध लगता है, जो एक लंबी दुश्मनी, राजनीतिक और साथ साथ आर्थिक या फिर व्यक्तिगत से जुड़ी हुई जरूर हो सकती है, जो अभी शुरुआती वजह निकलकर यहां से सामने आती है। लेकिन एक बार फिर पटना की इस घटना ने कानून व्यवस्था पर बिहार की जरूर सवाल उठा दिए हैं। बिहार के अंदर अब विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको यहां दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है उसी वक्त की जब यहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप देखिए किस तरह से यहां पर इस सर्कल में आपको नजर आएगा, ये हमलावर यहां पर आता है बाइक से, उसके बाद ये यहां वारदात को अंजाम देता है और मौके से फरार हो जाता है। क्यों इस घटना पर सवाल नहीं उठे? क्यों प्रशासनिक स्तर पर सवाल नहीं उठे? सवाल लाजमी है, क्योंकि इस वक्त बिहार के अंदर ये कोई पहली वारदात इस तरह की नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन तस्वीर जस की तस नजर आती है। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार कानून व्यवस्था बिहार की कब सुधरेगी? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से देखते हैं कि इस वक्त एक्स पर क्या ट्रेंड कर रहे हैं। बिल पास, पार्टी तो बनती है। 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस इस बार सिर्फ जश्न का दिन नहीं रहा। इस दिन टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीति के परिदृश्य में एक भूचाल ला दिया है। मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सर्वे पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पूछा, क्या हमें अमेरिका पार्टी बनानी चाहिए? इस पोस्ट ने एक नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दे दिया और देश में तीसरी पार्टी की संभावना पर बहस छेड़ दी है। ये पोस्ट इस वक्त आपके सामने, एक सर्वे उन्होंने शेयर किया जिसमें उन्होंने 2 ऑप्शंस भी दिए हैं, यस और नो। अमेरिका की राजनीति पिछले कई दशकों से 2 प्रमुख पार्टीज, जिसमें डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, इन दोनों के बीच ही बटी हुई है। यह अक्सर देश की राजनीतिक बहस को सीमित कर देती है और कई वोटर्स को अपनी पसंद सीमित यहां पर फील होती है। अब तीसरी पार्टी बनाने का यह आइडिया इस परंपरा को चुनौती देने जैसा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि तीसरी पार्टियों का इंपैक्ट लिमिटेड ही रहा है अमेरिका के अंदर। लेकिन सवाल इस वक्त सबके मन में यही है कि क्या अब मस्क का राजनीतिक उदय होगा, और होगा तो किस दिशा में होगा? एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली टेक उद्यमियों में से एक है, उन्होंने न केवल तकनीकी क्रांति लाई है, बल्कि अब वो अमेरिका की राजनीति में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्क के इस कदम से यह सवाल जरूर उठता है कि क्या टेक अरबपति अब नई नीति निर्धारण में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे? उनका अमेरिका पार्टी बनाने का सजेशन यह दिखाता है कि पारंपरिक राजनीति से अलग एक नई दिशा वो देना चाहते हैं, जो तकनीकी, नवाचार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दे। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर क्या है? सबसे दिलचस्प तस्वीर है मस्क वर्सेस ट्रंप। सवाल इस वक्त यह है कि क्या अब अमेरिका की राजनीति में नया टकराव होगा क्या? और इससे पहले मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के नए ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ अपनी असहमति जताई थी। यह एक संकेत है कि मस्क राजनीति में ट्रंप के करीबी सहायक नहीं रहना चाहते। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी पर पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन मस्क की अमेरिका पार्टी ट्रंप के समर्थकों को जरूर बांट सकती है अगर वो ये पार्टी बनाते हैं। ये राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकती है, खासकर आगामी चुनाव। मस्क की इस नई पार्टी में देश के उदार और उद्यमी वर्ग को अपील भी मिल सकती है, जो दोनों प्रमुख पार्टियों से निराश है। मस्क की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पार्टी बनाने का विचार उठाना एक नया और दिलचस्प पहलू भी है। इससे मीडिया, सोशल नेटवर्क और राजनीतिक ताकतों के बीच के संबंधों पर
सवाल जरूर उठते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और जल्दी से अब ये देख लेते हैं कि अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अब देखते हैं इंस्टा पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं। तो इंस्टा पर जो खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो है बैटल ऑफ गलवान, नए लुक में सलमान। 2020 आपको याद होगा, भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये झड़प इतनी खास थी कि इसमें एक भी गोली नहीं चली, लेकिन फिर भी ये युद्ध के सबसे कड़े अनुभवों से कम नहीं थी। लेकिन 15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली ठंड और सांस लेने में तकलीफ के बीच हमारे जवानों ने अपने देश की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया। गलवान घाटी का यह मुकाबला जो युद्ध की किसी भी पारंपरिक सीमा से परे था, भारतीय सैनिकों की आत्मा और समर्पण का प्रतीक बन गया। इस जंग में जवानों ने न केवल अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि यह भी साबित किया कि देशभक्ति और हिम्मत के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान इस घटना पर आधारित है, जो कि इन जवानों की बहादुरी और संघर्ष को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी। ये कहानी हमें याद दिलाएगी कि देश की सीमाओं की रक्षा कितनी मुश्किल और साहस भरी होती है। बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग और इसे बनाने का पूरा प्रोसेस भी एक बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि बर्फीले एटमॉस्फेयर को वैसे ही प्रिटेंड करना, जो कठिन पहाड़ी इलाके हैं उनका सेटअप और सलमान खान के लिए एक नए और सशक्त किरदार को जीवंत करना, ये सब फिल्म के मेकिंग में इंपॉर्टेंट पहलू जरूर रहे हैं। अब हम देखेंगे कुछ और खबरें। अब हम जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार फेसबुक पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि फेसबुक पर इस वक्त क्या ट्रेंड कर रहे हैं। मौसम से बिग फाइट, सैलाबी स्ट्राइक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, ये वो वक्त है जब आसमान से बूंदों की जगह कुदरत अपना कहर बरसा रही है। हिमाचल प्रदेश में तबाही की वो तस्वीरें सामने आई हैं जो डराने वाली भी हैं और दिल को दहला देने वाली भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब जो सैलाब एक बार फिर से आता दिख रहा है। अभी तक आप देखें अगर तो 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां की विनाश लीला को देखकर हर कोई बस यही कह रहा है, सैलाब से हाहाकार, लोग इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। मंडी जिले में 30 जून को बादल फटा, जिसकी वजह से बाढ़ आई और भूस्खलन की वजह से अभी भी 56 लोग लापता हैं। लापता लोगों की ड्रोन से तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहत और बचाव का कार्य भी इस वक्त तेजी के साथ चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सेना के जवान भी इस वक्त राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जवानों ने शुक्रवार को सराज हलके के देजी गांव से 65 लोगों को सुरक्षित निकाला था। ये सभी लोग बाढ़ और भूस्खलन की वजह से, रास्ते टूटने की वजह से फंसे हुए थे। एनडीआरएफ की टीम दुर्गम रास्तों से 9 किलोमीटर पैदल चलकर देजी गांव पहुंची और सबसे पहले बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बाद में उन्हें राहत शिविर में पहुंचाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के 198 जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 214 घर, 192 पशुशाला और 7 दुकानें ध्वस्त हुई हैं। साथ ही यहां पर राहत शिविरों में 403 प्रभावितों को ठहराया गया है। हिमाचल में आसमानी कहर ने जमकर अपना तांडव मचाया। तो अब उत्तराखंड की बात करें तो कुछ इसी तरह के हालात यहां पर भी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर दोनों जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जबकि देहरादून की बात करें, चमोली की बात करें या फिर बात पिथौरागढ़ की करें, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। तो इस तरह के हालात इस वक्त अलग अलग पहाड़ी इलाकों में बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए ट्रेंड्स में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए भारत 24।